द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इस एक्ट का एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो सेक्शन 37 है वो ये कहता है कि किसी भी सेक्शन में किसी भी धारा के तहत अगर आपका मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपको बेल नहीं मिलेगी, वो नॉन बेलेबल है। कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको अरेस्ट कर सकती हैं? क्या लोकल पुलिस वाला भी आपको अरेस्ट कर सकता है? दोस्तों, एनडीपीएस जैसे जो केसेस होते हैं ये बहुत ही सीरियस टाइप के केसेस होते हैं, जिसके अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है कि सालों साल से बहुत सारे लोग जेल में है, बेल नहीं हो पा रही है, बार बार बेल लगा कर घर परिवार वाले थक चुके हैं, थक कर बैठ गए हैं, पैसा सब बर्बाद कर दिया, अब तक बेल नहीं हुई। बहुत तरह की दोस्तों आपने गलतियां की हैं इसके अंदर, क्योंकि बेल के पीछे ही भागने से सिर्फ बेल नहीं होती, कमर्शियल क्वांटिटी में बहुत सारी चीजों का और भी ख्याल रखना पड़ता है। द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इस एक्ट का एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो सेक्शन 37 है वो ये कहता है कि किसी भी सेक्शन में किसी भी धारा के तहत अगर आपका मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपको बेल नहीं मिलेगी, वो नॉन बेलेबल है। ये धारणा है सभी लोगों में, पर अगर देखा जाए कुछ जजमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो मिसलीडिंग बोलते हैं इस सेक्शन को, कि मिसलीड करता है, मिसलीडिंग तरीके से आपको पता चलता है कि यहाँ पर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे कई सारे जजमेंट्स पर आज हम बात करेंगे और कई सारे ऐसे सेक्शंस की भी बात करेंगे जिनमें आपको बेल नहीं मिलेगी और किन में बेल मिल जाएगी, या फिर जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, क्या इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है या नहीं, और साथ ही जो अमेंडमेंट आया 1989 का वो क्या कहता है। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन है 37, आज उसके बारे में कुछ हद तक डिटेल में बात करेंगे। एनडीपीएस केस के बारे में आज बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा अपने इस वीडियो में, जैसे कि आपको बताऊंगा कि एनडीपीएस केस होता क्या है, आपको बताऊंगा कि इसमें अमेंडमेंट्स कब आए, एनडीपीएस केस कब लग जाता है, क्या क्या खरीद फरोख्त इसमें इंक्लूड है, अगर वो की तो एनडीपीएस केस के तहत आप बुक कर दिए जाओगे, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको अरेस्ट कर सकती हैं, क्या लोकल पुलिस वाला भी आपको अरेस्ट कर सकता है, साथ में स्पीडी ट्रायल कैसे चलवा सकते हैं अपने केस का, और अगर आपका कोई स्पीडी ट्रायल चल रहा है तो कैसे रुकवाएंगे, या फिर चार्जशीट आपकी कब तक लगेगी, बेल लेना आसान है या नहीं, और साथ में स्मॉल, इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी क्या कहती हैं ये सब चीजें, कितना है प्रावधान सजा का और क्या फाइन लगेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आज इस एक वीडियो के बाद आपके सारे हल हो जाएंगे और सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनडीपीएस एक्ट के बारे में, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकारी। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं या फिर कानून की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कानून को, या फिर आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है या आप पर कोई ऐसा केस लगा है, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और आप बहुत कुछ जानोगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में दोस्तों ये एक्ट आया, जिसमें कि नार्कोटिक ड्रग्स मतलब कि पौधों की बात कर रहा है, या फिर जो भी कोई आपको प्रकृति से चीजें मिलती हैं और उसके बाद जो नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं उन सब की बात हो रही है। और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मतलब केमिकल के द्वारा, केमिकल को मिलाकर केमिकल के द्वारा कोई अलग अलग चीज जो बनाई जाती हैं वो सब आती है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में। अब बहुत तरह के दोस्तों नशे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो एनडीपीएस आया 1985 में, फुल फॉर्म मैंने आपको इसकी बताई। आप किसी भी तरह से नशीले पदार्थ में हैं, आप किसी भी तरह से अगर नशीले पदार्थ में पकड़े गए, नशीला पदार्थ आपके पास है, मान लीजिए कुछ भी आपके पास दोस्तों मिल सकता है, आपके पास अफीम मिल सकती है, गांजा मिल सकता है आपके पास, एमडीएमए मिल सकता है, हेरोइन, गांजा, कुछ भी आपको, मॉर्फिन मिल जाए आपके पास, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पॉपी स्ट्रॉ मिल जाए। मैंने तो ये भी देखा है क्विंटल्स के अमाउंट में मिलती हैं लोगों के पास से, ट्रक भर भर के दोस्तों मिलती हैं। ऐसी हिम्मत कहाँ से लोग लेकर आते हैं और कैसे इसको सप्लाई कर पाते हैं वो डिपेंड करता है चीजों पर, और कई बार झूठे केसेस में भी लोग फंस जाते हैं। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट 1985, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसका सेक्शन है 37 सेक्शन में एक लाइन लिखी है जिसको देखकर अक्सर लोग डरते भी हैं, या फिर जो खुद वकील साहब या नए कोई भी लॉ स्टूडेंट है, नए वकील साहब अभी नए वकील बने हैं, अभी वो प्रैक्टिस में है, अभी प्रैक्टिकली पूरी तरह से जिनकी अभी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है, वो इस सेक्शन में एक लाइन को पढ़ते हैं, ऑफेंसेस
टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। मतलब कि जितने भी तरह के अपराध हैं वो सभी कॉग्निजेबल हैं, मतलब संज्ञेय हैं, और साथ में ही नॉन बेलेबल है जिसके अंदर की बेल नहीं होती। दोस्तों कुछ जजमेंट्स की मैं बात करूंगा जिन जजमेंट्स में ये बताया गया कि कुछ सेक्शंस जो हैं वो इसके बेलेबल भी हैं, जैसे कि साजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004 का ये जजमेंट है, आप इसको देख सकते हैं, या फिर मैथ्यू अलियास राजू जो कि स्टेट ऑफ केरला का है 2008 का, इसको भी आप देख सकते हैं। एक और जजमेंट, थर्ड जजमेंट मैं आपको देता हूं जिसमें स्टीफन मुलर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 का मामला है। दोस्तों इन तीनों ही जजमेंट्स में ये बातें बताई गई कि जो सेक्शन 37 है वो मिसलीड करता है कुछ तरीके से। और मैं आपको बताऊं तो सीआरपीसी का यहीं पर जब सेक्शन 2 पढ़ते हैं तो वहां पर मेंशन किया गया है कि बेलेबल क्या है, बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों आप इसकी खरीद या फरोख्त करते हैं, आप कोई भी यहां से वहां इसको ट्रांसफर करते हैं, लेते हैं, देते हैं या किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं। इवन मान लीजिए कि आपके पास से MDMA मिल जाती है, चाहे आपके पास से 15-20 ग्राम ही मिले तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है, क्योंकि MDMA की अगर हम बात करें तो 0.5 ग्राम मतलब कि आधा ग्राम से कम ही आपकी स्मॉल क्वांटिटी होगी, उससे ज्यादा फिर वो इंटरमीडिएट और जाकर 10 ग्राम तक अगर वो पहुंच गई तो बन जाएगी कमर्शियल क्वांटिटी। उसी तरह से आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं, मॉर्फिन 5 ग्राम तक स्मॉल क्वांटिटी और 5 ग्राम से 250 ग्राम तक की अगर हम बात करें तो वो सारी अगर 250 ग्राम टॉप जाती है, 250 ग्राम पहुंच जाती है तो कमर्शियल क्वांटिटी। उसी के अलावा पपी स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, पपी स्टॉक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों के पास मिलता है, 1 kg तक स्मॉल क्वांटिटी और 50 kg या 50 kg से ज़्यादा में कमर्शियल क्वांटिटी लग जाती है। साथ में दोस्तों गांजा की बात करें तो 1 किलो तक स्मॉल क्वांटिटी, 20 किलो या 20 किलो ज़्यादा में आए तो कमर्शियल क्वांटिटी लग जाता है। कमर्शियल क्वांटिटी में हालांकि बेल लेना लगभग आपके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है अगर आपकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही एक्सीड कर जाए। हालांकि आपके वकील साहब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से फाइट करके आपकी बेल जरूर ले लेंगे और बेल आपकी हो भी जाएगी। अपराध है दोस्तों खरीद फरोख्त करना, इसकी ले जाना कहीं पर भी, किसी से रिसीव करना, किसी को देना, बिना बात के खेती करना, आपके पास लाइसेंस नहीं है और अगर आप खेती करते भी हैं तो एक्स्ट्रा उत्पादन करके ब्लैक में उसको बेच देना, ये भी दोस्तों अपराध है। पता है आपके पास किसी के पास ऐसा कोई मादक पदार्थ है, उसके साथ आप खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं, दोस्तों सालों साल आपको जेल में काट सकते हैं, आपकी बेल जल्दी से होगी नहीं। और जो आपके केस का ट्रायल चलेगा, जो केस की सुनवाई होगी वो भी एक स्पेशल कोर्ट में होगी। स्पेशल कोर्ट्स मतलब कि एनडीपीएस केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए होते हैं, उन कोर्ट्स में जाकर आपकी सुनवाई दोस्तों कराई जाती है। तो आसानी से बेल आपको मिलती नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल आपको हो जाता है अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े गए हैं और कमर्शियल क्वांटिटी को आपने पूरा ही टॉप कर दिया तो आपके लिए और ज्यादा समस्या हो जाएगी। बहुत तरह से दोस्त केस सामने आते हैं, जैसे कोई बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे, जब वहां पर पुलिस ने हमें रोका तो हमारे पास से 7 किलो 8 किलो 10 किलो अफीम मिल गई, पर मैं तो सिर्फ ड्राइवर था, मुझे पता नहीं, गाड़ी सिर्फ मेरी थी, या फिर गाड़ी मैंने किराए पर भेजी थी, या फिर मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, मेरे पास से 50,000 60,000 70,000 तक गोलियां बरामद हो जाती हैं दोस्तों। यह गोलियां मिलती हैं जिससे नशा होता है, मॉर्फिन मिल जाती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो मिल जाता है, ड्रग्स किसी के पास से मिल गई, कोई बोलता है कि पुलिस ने प्लांट किया है। सभी तरह के केसेस हो सकते हैं दोस्तों, पर डिपेंड करता है कि उसका आपने डिफेंस क्या लिया, डिफेंस आपने क्या लिया और किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट किया, ये सब वहां डिपेंड करता है। क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स को बनाने की जरूरत ही जब पड़ती है जब ऐसे केसेस को बहुत सीरियस आकार दिया जाता है, बहुत सीरियस तरीके से वो केसेस चलाने पड़ते हैं और सरकार खुद मजबूर हो जाती है, तो बहुत ही सख्त रुख अपनाया जाता है। अब दोस्तों ऐसे केसेस में अगर आप पकड़े गए, कमर्शियल क्वांटिटी आपके पास है, तो मैंने देखा है कि अक्सर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो हालांकि 6 महीने में उन्हें चार्जशीट लगानी है, बट वो 6 महीने से भी लंबा टाइम आपका ले लेते हैं, 1-1 साल तक चार्जशीट लगाते हैं और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा कानूनी प्रावधान है उनके पास कि वो 1 साल तक भी चार्जशीट को लगा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन अगर पूरी नहीं हुई। कौन कौन आपको अरेस्ट कर सकता है, मतलब कि ऐसी कौन सी एजेंसी जो आपको अरेस्ट कर लेंगी? नॉर्मल पुलिस भी, जो एक बीट ऑफिसर्स होते हैं वो भी दोस्तों आपको अरेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास से मिला, आपको शक है आपके ऊपर, तो पुलिस वाले नॉर्मल जो पुलिस स्टेशन में होते हैं वो भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, क्राइम ब्रांच भी आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉर्मल देखा जाए तो एनसीबी
एनसीबी ऐसे मामलों को हमेशा इन्वेस्टिगेट करती है, पकड़ती है आपको। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक ये केसेस जाते हैं और वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और दोस्तों केसेस जो ये बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि जिसमें लड़ना और बेल लेना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। सेक्शन 37 एनडीपीएस का आप पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि जितने भी सेक्शंस हैं सभी इसके अंदर ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आसानी से आपको बेल मिलेगी नहीं। बेल लेना मुश्किल होता है कमर्शियल क्वांटिटी में, खास करके स्मॉल क्वांटिटी है तो आप बेल ले सकते हैं। इंटरमीडिएट है तो भी आपकी इजीली बेल हो जाती है चार्जशीट आने तक, बट कमर्शियल क्वांटिटी है तो आपकी चार्जशीट लगना जरूरी है, उसके बाद ही आपको बेल मिलेगी। दूसरी तरफ देखा जाए स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और साथ में ही देखा जाए कमर्शियल क्वांटिटी, इनमें भी सजा के प्रावधान, फाइन के प्रावधान अलग अलग हैं। जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी की बात करें तो इसमें लगभग 1 साल तक की सजा और साथ में आपको 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है अगर आपके पास कोई भी चीज बरामद होती है स्मॉल क्वांटिटी में। इंटरमीडिएट अगर आपके पास मिलती है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? और दोस्तों इंटरमीडिएट का मतलब कुछ आप ऐसे समझें कि कमर्शियल क्वांटिटी से कम, जो कमर्शियल क्वांटिटी की जो बनाई गई है क्वांटिटी उससे कम, और जो स्मॉल क्वांटिटी है उससे ज्यादा, जो बीच की कैटेगरी है उसे इंटरमीडिएट क्वांटिटी में डाला गया है, जिसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो सजा लगभग 10 साल तक की है और साथ में ही फाइन 1 लाख तक का होता है। इसमें भी बेल लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यह है कि चार्जशीट लगने के बाद इसीलिए बेल इसके अंदर हो जाती है। बात करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी दोस्तों क्या है? सभी केसेस में हर चीज के लिए कमर्शियल क्वांटिटी का एक फिगर बनाया गया है और साथ में ही स्मॉल क्वांटिटी बनाई गई है। जो फिगर बनाया गया, जैसे कि दोस्तों मॉर्फिन की आप बात मान लीजिए, मॉर्फिन के अंदर क्या होता है कि 5 ग्राम की अगर बात करें तो वो आता है स्मॉल क्वांटिटी। 250 ग्राम की बात करें, 250 ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो होता है कमर्शियल क्वांटिटी। तो जैसे ही 250 ग्राम या 250 ग्राम से ज्यादा का मामला हुआ तो ऐसे मामलों में कमर्शियल क्वांटिटी होती है, जिसके अंदर की आपका अगर हम फाइन की ही बात करें तो 2 लाख तक का हो सकता है, सजा की बात करें 20 साल तक की हो सकती है, और जो फाइन है दोस्तों 2 लाख से बढ़ाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है। मान लीजिए दोस्तों यहीं पर मॉर्फिन की क्वांटिटी किसी के पास 4 किलो मिल जाती है, तो यहाँ पर 250 ग्राम से 4 किलो में बहुत अंतर है दोस्तों। तो ऐसे मामले में जो फाइन है बहुत ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। तो एनडीपीएस जैसे मामलों में काफी चीजें ऐसे सख्त कानून जो बनाए गए हैं, सख्त धाराओं में जो सेक्शंस लिखे गए हैं और आसानी से बेल ना होना, इसका मतलब ये नहीं कि कानून जो है इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको कोई प्रावधान ही नहीं मिलते। जितने प्रावधान इसमें बनाए गए हैं, जितना कठोर इसको बनाया गया है, उतना ही लीनियंट बनाने के लिए इसके अंदर सेक्शन 50 जैसे प्रावधान भी दिए गए कि अरेस्ट कैसे करोगे, अरेस्ट के अंदर क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी होगी उस पुलिस वाले को जो आपको अरेस्ट करेगा। ऐसे कई सारे प्रावधान भी आपको दिए गए। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी जितने भी मामले 3 साल तक की सजा के हैं वो सभी बेलेबल हैं, जिनके अंदर आप बेल ले सकते हैं, घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। पर हाँ, जितने भी वो मामले जो कि सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27A और सभी कमर्शियल क्वांटिटी के मामले, मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसको, सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27A और सभी कमर्शियल क्वांटिटी के मामले जिनके अंदर आपको आसानी से बेल नहीं मिलेगी और इसमें बेल ना देने का जल्दी से ही प्रावधान है। इसमें आपको तरीके से ट्रायल को फेस करना पड़ेगा और बेल लेना आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। पर हाँ, बेल आप लगाएं जरूर, पुरजोर तरीके से अपनी बेल लगाएं, पूरे एविडेंसेस के साथ में लगाएं और जितना अच्छे से आप अपने केस को परफॉर्म कर सके वो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट में होता क्या है कि इसके अंदर ऐसा माना जाता है जैसे ही केस शुरू होता है कि जिसके ऊपर वो केस दर्ज हुआ, मतलब जो एक्यूज है उसने वो गुनाह किया ही है। जैसे कि नॉर्मल अवधारणा क्या है हमारे देश के कानून की, बोलते हैं एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, बोलते हैं एन एक्यूज इज एक्यूज अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। मतलब कि यहाँ पर एक्यूज को एक्यूज ही माना जाएगा, बाकी वो केस लड़ेगा और केस के लड़ते लड़ते आगे जाकर जब एविडेंस पर गाड़ी आती है, आपके वकील साहब ने कितने अच्छे से उस केस को प्रेजेंट किया है वो सब मैटर करता है। अगर आपके वकील साहब ने बहुत अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट किया तो मेरा मानना है कि आपको बेल भी मिलेगी, आप केस से बरी भी होंगे और हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस निकल जाएं कि आप डिस्चार्ज ही हो जाएं। और दोस्तों यहीं पर सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, ये बहुत सारी एफआईआर में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब जिसको पकड़ा गया, मतलब जो एक्यूज था जिसके पास से सामान बरामद हुआ, उसने जो डिस्क्लोज किए कुछ नाम, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अंदर जितने भी लोगों के नाम लिए, वहां पर 29 सेक्शन पिक्चर में आ जाता है और जिसको भी
उस एक एफआईआर के, उस एक कंप्लेंट के तहत पकड़ा जाता है, उन सभी पर वो सभी सेक्शंस लगा दिए जाते हैं जो सेक्शन किसी एक पर लगते हैं। अब बात करते हैं, क्या एनडीपीएस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रावधान है? क्या आप बेल ले सकते हैं? दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल लेना, अगर हम बात करें SC ST एक्ट की बात करें तो वहां एंटीसिपेटरी का कोई भी प्रावधान नहीं है, सेक्शन 18 यही बोलता है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनडीपीएस एक्ट में किसी भी तरह से आपका नाम आया है, 3 साल तक की सजा है या फिर ज्यादा की भी सजा है, तो यहां पर एक जजमेंट काम करता है, पालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1977, जो कहता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल आपको फाइल करनी भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो केस लगा है वो बेबुनियाद है और आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप इनोसेंट हैं, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल का सहारा जरूर लेना चाहिए। बेल लेना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप बेल लगा नहीं सकते, बेल आपको लगानी ही चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 थोड़ा मिसलीडिंग है। ये मिसलीडिंग सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और इसी को देखकर लोग ये समझ लेते हैं कि नॉन बेलेबल है, आसानी से बेल नहीं होगी या फिर बेल होगी ही नहीं। अगर आप बात करें 1985 में जो मेन एक्ट आया था, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि जितने भी इसमें अपराध हैं वो सभी संज्ञेय होंगे। उसमें बेल लेना या ना लेने वाला शब्द कहीं पर था ही नहीं। पर जब 1989 में एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट के बाद में यहाँ मेंशन किया गया, उसके अंदर जो लाइन आज आप इसके अंदर देखते हैं वह मेंशन है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली काफी वीडियोस में आपको बताया है कि जो एनडीपीएस एक्ट है वो एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल एक्ट है। ये स्पेशल एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप आईपीसी के सेक्शन 41 को देखेंगे, वहां पर स्पेशल लॉ के बारे में लिखा हुआ है, कुछ मेंशन है। इसके अंदर होता क्या है एनडीपीएस के अंदर कि जब भी कोई पनिशमेंट किसी को दी जाती है तो पनिशमेंट के साथ साथ फाइन का भी यहां पर प्रावधान है। बट आईपीसी में बहुत सारे जो सजाएं दी जाती है वो सिर्फ सजा दी जाती है, वहां पर पनिशमेंट के साथ साथ फाइन भी लगाया जाए ऐसा मैंडेट प्रोविजन नहीं होता है। प्रिजम्पशन की हम बात करें तो यहाँ पर यही माना जाता है कि जिसके पास से कुछ भी सामान बरामद हुआ वही एक्यूज है। अब उसको अपनी इनोसेंसी प्रूफ करनी होती है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाती है। और फिर से वही के 1924, 27A और कमर्शियल क्वांटिटी के जो मामले होते हैं वो सीरियस नेचर के, बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर के मामले बन जाते हैं, जिसमें बेल लेना खुद एक टेक्निकलिटी हो जाती है। किस तरह से टेक्निकली केस को आप फाइट करेंगे, क्योंकि जब किसी को पकड़ा जाता है तो उसके अंदर सेक्शन 50 और सेक्शन 42 का किस तरह से यूज किया गया, किस तरह से उसका कंप्लायंस किए गए, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है देखने के लिए। बट 37 सेक्शन को देखकर एनडीपीएस के आप ये बिल्कुल ना समझें कि बेल बिल्कुल नहीं हो सकती और सभी सेक्शन इसके अंदर नॉन बेलेबल है। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आपके दिल में एनडीपीएस एक्ट को लेकर या एनडीपीएस के बारे में, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं या क्रिमिनल केस फिर कोई भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम उस पर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस सेक्शन पर चाहते हैं, किस एक्ट पर चाहते हैं, आप जरूर बताएं ताकि हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आ सके और आपको और ज्यादा कानूनी जानकार बना सके। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।